पहली सारणी हमने देखी यहाँ पर नवरत्न के बारे में, दूसरी सारणी हमने समझी उपाधियों के बारे में, तीसरी सारणी है आपकी गुप्त काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके भरपूर पूछे जाएंगे, ठीक है, भरपूर नहीं पूछे जाएंगे लेकिन काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली, और क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या होगा, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैंने आपको नवरत्न जब बताए थे उसमें बता दिया है। पहला तरीका होता है कि रचनाओं के विषय में पूछेगा कि कौन सी रचना किसकी है, या कौन सा रत्न किसका है, या कौन सी उपाधि किसकी है। दूसरा पूछेगा कि निम्न में से, दूसरा ये भी हो सकता है कि उपाधि का नाम दिया हो और आपसे पूछे कि ये उपाधि है किसकी, या फिर दे सकता है नाम दे सकता है और पूछे कि निम्न में से ये उपाधि किसकी है, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। फिर आपके मिलान करके पूछ सकता है, आपका सीक्वेंस बिगाड़ सकता है। फिर आपसे कहेगा कि जो सही सीक्वेंस है बताओ कि कौन किसकी उपाधि है, तो आपको मिलान करके बताना होगा, मिलान करके आपका राइट आंसर होगा वो आपको टिक करना होगा। अब अगला भी क्या होगा आपका सही तरीका, अगला भी होगा एकदम सिंपल तरीके से कि उपाधियाँ दी होंगी, उनके जो आपके तरीके होंगे वो बताने होंगे, लेकिन वहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट क्या होगा कि मान लो कि किसी की दो उपाधि हैं या दो उपाधियाँ तो दो ही मिलेंगी, रत्न तो दो नहीं होंगे। मान लो किसी कोई एक शासक है उसकी दो उपाधियाँ हैं, तो दो उपाधियों में हो सकता है कि दोनों के नाम दिए हैं दोनों उपाधियों के, तो अब आप सोचोगे क्या टिक करेंगे। लेकिन जहाँ पे दो उपाधियों के नाम दिए होंगे वहाँ पर एक चौथा ऑप्शन ये भी दिया होगा कि निम्न में से दोनों, यानी कि उपयुक्त में से दोनों, सॉरी, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों सही है, तो आपको ए और बी दोनों सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल, और बाकी तरीका वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे रचना दिया हुआ है, यहाँ पे रचनाकार दिया हुआ है। पहला है कि ऋतु संहारम, ऋतु संहारम किसकी रचना है, कालिदास की। सारे इसमें से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ड्रॉप करने वाला नहीं है, रट लेना। जितनी भी गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आप लोगों को रट लेना है, कोई भी स्किप नहीं करना है। पहली रचना की ऋतु संहारम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है ऋतु संहारम, ध्यान, ठीक है, एक सेकेंड। ऋतु संहारम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है ऋतु संहारम। इसके बाद मेघदूतम के रचनाकार कौन है, या फिर मेघदूतम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। अभी और ट्रिक्स बताएंगे कि इनको कैसे याद करेंगे। इसके बाद कुमार संभवम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। इसके बाद रघुवंशम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े कि मालविका निगत मित्रम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार कौन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास। याद रखना, हर एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है, ये भी कालिदास की रचना है। आप ध्यान रखिएगा, इतने 7 यहाँ पर रचनाएं हैं, तो जो मैंने आपको बताई, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। अब ये सारी रचना कालिदास की हैं, मतलब कि जितना भी है कालिदास, ये सारी रचनाएं आपकी कालिदास की हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ रचनाकार याद रखना है कालिदास। अब आपको क्या करना है कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं आपको। अब जितनी भी रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है, आप इतना याद रखना है कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं आपको इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वरना इनकी रचनाएं तो बहुत है। आपको ध्यान रखना है कि कालिदास की 7 रचनाएं। अब उन 7 रचनाओं में हमको जो पढ़ना है वो 7 रचनाएं याद करनी है, तो इन 7 रचनाओं को याद कर लो। और ये 7 रचनाएं किसकी हैं, ये है कालिदास की, ये याद कर लो बस, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे ऐसे करके याद करोगे, एक सेकेंड, अगर आप ऐसे ऐसे करके याद करोगे तो कंफ्यूज हो गए। सिर्फ कालिदास का नाम याद कर लो, एक तरफ कालिदास लिखो, ठीक है, और बाकी उनकी जो ये रचनाएं हैं इन रचनाओं के नाम लिख दो। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे आता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है।
अभिज्ञान, शाकुंतलम और मुद्रा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसके आगे स्टार बना लो, कुछ भी बना लो, एरोप्लेन बना लो, लेकिन उनको रट लो कि ये क्वेश्चन आएगा। वैसे जो क्वेश्चन जितना बोल रहा हूँ उनको रट लो, जितना कंटेंट मेरा बहुत हल्का है। हल्का इस पॉइंट से मत समझना कि एग्जाम में फिर हल्का हल्का ही सर समझा रहे हैं। हल्के का मतलब मेरा जेन्युइन कंटेंट है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। ऐसा बता रहा हूँ कि स्टोरी भी क्लियर होगी, स्टोरी भी क्लियर होगी, कुछ ड्रॉप भी नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो ही मैं बताऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। और बाकी जो 1, 19, 20 कहीं क्वेश्चन हो भी गया तो अभी जब एमसीक्यू कराएंगे ना, आप कर करके थक जाएंगे, वो प्रैक्टिस सेट होगा। सिर्फ आप कर करके थक जाएंगे कि अरे सर बस करिए बस करिए बस करिए, इतना बहुत है। और सारी चीज़ें रिवाइंड होंगी, आपका कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। पहले चीज़ों को समझने का प्रयास करो और रटने का प्रयास मत करो। समझो, पहली चीज़ समझो, पहला टर्म होगा समझने का, फिर समझने के बाद आप याद करना, याद करने के बाद चीज़ों को रिवाइंड करना, रिवीजन करना। ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आपको सारा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा और सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो भी करना पड़ेगा हमारे, ठीक है। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, उसको नोट करना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कम से कम अगर आपको रिवीजन का टाइम ना मिले तो कम से कम उतना ही रिवीजन कर लो जितना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कोई ना कोई आपका यहाँ पर फंस ही जाएगा अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को रट कर भी जाओगे, याद करके भी जाओगे। लेकिन मेरी क्लास में रटना मना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझना है। अगर हमें रटाना ही होता तो सिर्फ फैक्ट्स दे देते, हम आपको समझाने की कोशिश ना करते। हमें पता है, हम अगर किसी के पीछे पे कोई कारण भी होता उसके पीछे बताते क्या क्या रीज़न है, ये चीज़ हुई क्यों, क्योंकि समझना भी है चीज़ों को। अब आपको समझने का फ़ायदा क्या रहता है, पहली चीज़, अगर मान लो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़े, अगर आपको पता है कि स्टोरी हाँ उस चीज़ से रिलेटेड है तो उसका भी अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब आगे क्या है, खैर इतनी बात हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर हो गया, सॉरी। मुद्रा अच्छा यानी विशाखदत्त, ये पढ़ाने का ही मजा हो जो होता है। जब पढ़ाते हैं हम खुद इतने मग्न हो जाते हैं कि नहीं समझ आता, लेकिन आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरा गला भी काफ़ी टाइट हो गया, कुछ ज़्यादा ही तेज मैंने चिल्ला दिया, खैर सॉरी। अगला है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, ये भी विशाखदत्त की रचना है। विशाखदत्त एक तरफ रखना है, विशाखदत्त की 2 रचनाएं याद रखनी है। मुद्रा राक्षस, मैं नहीं कह रहा था कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि विशाखदत्त की 2 रचनाएं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कालिदास की 7 रचनाएं याद रखनी है। ध्यान देना, एक बार फिर से सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। ध्यान देना भाइयों बहनों ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कालिदास की 7 रचनाएं याद करो या फिर 7 रचनाएं हैं, सॉरी, मैं नहीं कह रहा कि कालिदास की सिर्फ 7 रचनाएं, मैं ये कह रहा हूं कि कालिदास की 7 रचनाएं याद करो। ध्यान से समझिएगा, मैं नहीं कह रहा कि कालिदास की 7 रचनाएं, मैं ये कह रहा हूं कि कालिदास की 7 रचनाएं याद करो, क्योंकि यही 7 आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि विशाखदत्त की 2 रचनाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा विशाखदत्त की 2 रचनाएं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि विशाखदत्त की 2 रचनाएं याद करो। कौन सी है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो मुद्रा राक्षस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि काव्य दर्शन किसकी रचना है, वो दंडी की। 10 कुमार किसकी रचना है, ये भी दंडी की है। फिर वही चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि दंडी की 2 रचनाएं हैं, काव्य दर्शन 10 कुमार रचित, मैं ये कह रहा हूँ कि दंडी की 2 रचनाएं याद करो, काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि स्वप्नवास वदत्ता भास की रचना है, चारुदत्ता भास की रचना है, उर्भंग भास की रचना है। तो भास की 3 रचनाएं याद करनी है नहीं, 3 रचनाएं याद करनी है। कौन कौन सी, स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्ता, उर्भंग किसकी रचना है, ये भी भास की है। आगे बढ़ते हैं, सारी याद तो करनी पड़ेंगी। अगर एंट्रेंस में आप परफेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप टॉप में आए, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। जितना भी मैं कंटेंट करा रहा हूँ याद तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है,
भारवी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगाचार किसकी रचना है? असंग की रचना है। रावण भट्ट किसकी रचना है? वत्स भट्ट की रचना है। अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की रचना है। चंद्र व्याकरण किसकी रचना है? चंद्र गोमिन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध मग किसकी रचना है? बुद्ध घोष की रचना है। वृहत संहिता किसकी रचना है? वराहमिहिर की रचना है। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? वराहमिहिर की रचना है। फिर वही चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि वराहमिहिर की 2 रचनाएं हैं, मैं कह रहा हूँ कि वराहमिहिर की 2 रचनाएं आपको याद करनी है। कौन कौन सी? वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। न्याय अवतार सिद्धसेन की रचना है। पंचतंत्र विश्व शर्मा की रचना है। खैर, हम आर्यभट्ट पर ही बात करते हैं पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्यभट्ट की 3 रचनाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्यभट्ट की 3 रचनाएं याद करनी है। बार बार वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर इनमें से तीनों कोई भी स्किप नहीं करनी है। रचना जितनी भी बोल रहे हैं, जितना मैंने उपाधियां कराई, जितनी मैंने नवरत्न कराए, रट लो भैयों। रटना नहीं है, वैसे ये चीज़ तो रटने वाली है, आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। जब तक रटना नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों, कुछ चीज़ें होती जो रटनी पड़ती हैं, और बाकी आपको समझना भी है कि चीज़ें कैसे। समझना क्या है, ध्यान से सुनना। समझना ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, लेकिन जो चीज़ें फैक्चुअल है उनको तो याद करना पड़ेगा। याद करना मतलब रटना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। न्यायावतार सिद्धसेन की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये तो याद करनी पड़ेगी अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको हम रख रहे हैं, ठीक है, याद रखना। पंचतंत्र जो है उसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है, तो याद तो करना पड़ेगा। नीति शास्त्र कामंदक की रचना है। कामसूत्र, वो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में रख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। इसके बाद चरक संहिता चरक की रचना है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट की जो चरक संहिता चरक की है और मृच्छकटिकम शूद्रक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगी। फिलहाल आपको पूरी सारी कुछ भी आप ये समझो कि मैंने जितना पढ़ाया है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, वो सारा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें 19-20 होती हैं आपको याद कर, मैं हर चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैंने किसी भी चीज़ को बोला कि ये चीज़ हो सकता है ना है, लेकिन अगर हो सकता है ना आए तो मैं उससे पढ़ा क्यों रहा हूँ। बोल सकता हूँ कि इसके चांसेस कम हैं। कम है का मतलब ये नहीं कि आएगी ही नहीं, आ सकती। फिर आप हमसे ना कि सर आपने बोला था कि इसके तो है ही नहीं चांसेस नहीं है। अगर चांसेस हैं थोड़े बहुत ना, अगर ना होते तो मैं इसको क्यों कराता। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर याद करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल ये बहुत ही लंबी क्लास हुई और इसमें समझाने का तरीका भी मेरा थोड़ा अलग रहा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।